नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंजाइम्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ये टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम मतलब जो एंजाइम है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से अपनी एक्शन दिखाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस बाय बाइंडिंग, यहाँ पर बाइंडिंग चाहिए, binding of the substrate with the active site of the enzyme molecule by several weak bonds। तो कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है। एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। जहाँ पर एंजाइम एक्ट कर रहा है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। मतलब वहाँ पर एंजाइम एक्ट कर रहा है इसीलिए उसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो कोई भी एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होते हैं, by binding of the substrate with the active site of the enzyme molecule by several weak bond। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वहाँ पर ये सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाते हैं बाय सेवरल वीक बॉन्ड। बहुत सारे वीक बॉन्ड से मिलके वो एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है और उस तरीके से फिर वो जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन दी गई है और यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। ई मतलब होता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से ज्वाइन होके बाइंड होके ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जो सबस्ट्रेट होता है उसका फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है। इस तरीके से जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो ऑकर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एंजाइम है और यहाँ पर ये जो पिंक कलर में आपको लाइन दिख रही होगी, ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये है हमारी एक्टिव साइट। इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारी रेड लाइन में, पिंक लाइन में यहाँ पर दिया गया है कुछ स्ट्रक्चर, ये है हमारी एक्टिव साइट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है ये इस तरीके का सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एंजाइम को यहाँ पर फिट होगा, बिल्कुल एंजाइम के यहाँ पर, एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पर फिट होगा। इस तरीके से सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये फिर यहाँ पर प्रॉपरली फिट आ रहा है। तो इस तरीके से ये बाइंड होगा एंजाइम के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी और यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से जो स्पीड है इस रिएक्शन की वो इंक्रीज होगी और इससे हमें एंजाइम और ये प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरीके से हमें ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे और ये एंजाइम जैसे का वैसा ही रहेगा। एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होता। इस ओवरऑल रिएक्शन में एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरीके से एंजाइमेटिक रिएक्शन के पहले होता है उसी तरीके से रिएक्शन होने के बाद में भी वो प्रेजेंट रहता है। वो रिएक्शन में कहीं भी कंज्यूम नहीं किया जाता, वो जिस तरीके से होता है उसी तरीके से रहता है। ये जो सबस्ट्रेट है ये फिर प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और इस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं। Formation of ES complex is the first step in the enzyme catalyzed reaction. Then ES complex is subsequently converted to product and free enzyme. तो enzyme catalyzed reaction होती है, ये जो enzymatic reaction होती है इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन की पहली स्टेप होती है। देन उसके बाद ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है और जो एंजाइम है वो फ्री हो जाता है। जिस एंजाइम से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये एंजाइम फ्री हो रहा है और ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, इससे फिर एंजाइम प्रोडक्ट हमें मिलता है और यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है एंजाइम की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स, तो एंजाइम इनहिबिटर्स मतलब क्या होते हैं? इनहिबिटर्स मतलब क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक्टिविटी कम करता है, उसको इनहिबिट करता है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और एंजाइम इनहिबिटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी कम करते हैं, एंजाइम की जो काम करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इसके बारे में देखेंगे एंजाइम के कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सब्सटेंस विच डिक्रीज द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप। तो एंजाइम इनहिबिटर्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल, ऐसे दो टाइप होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के। तो इनके बारे में देखेंगे, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स जो है ये फिर से सब डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हमने दो टाइप देखे इनहिबिटर्स के, एंजाइम इनहिबिटर्स के हमने दो टाइप देखे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। उसमें भी ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ये सब डिवाइडेड किए गए हैं, इसके और भी क्लासेस है। तो कितने क्लासेस है? 5 क्लासेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से है वो देखते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, सेकंड इज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, द नेक्स्ट वन इज द अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फोर्थ वन इज द एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड फिफ्थ वन इज द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो इस तरीके से ये सब टाइप्स है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के। तो इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अब हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के बारे में। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन मतलब क्या होता है? This type of inhibition occur when inhibitor is a compound whose structure closely resemble to that of the normal substrate। तो ये इनहिबिशन किस तरीके से ऑकर होता है? जब जो इनहिबिटर होता है, मतलब जो सब्सटेंस होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी कम करता है, ये जो इनहिबिटर ये एक कंपाउंड होता है जिसका स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल टू दैट ऑफ द नॉर्मल सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट होता है सेम उसी की तरह इस इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कुछ डायग्राम्स देखे, अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा एंजाइम का, तो वहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू कुछ समझ लेते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये हो गया हमारा एंजाइम, और यहाँ पर फिट होने वाला हमारा होगा सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। तो वो किस तरीके से होगा? इस तरीके से ट्रायंगल होगा, इस तरीके से ये हमारा सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा। तो सेम इसी की तरह ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो इनहिबिटर है उसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से होता है। जो इनहिबिटर होता है उसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। द इनहिबिटर competes with the substrate for binding at the active site of the enzyme। अब आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में इनहिबिटर का भी शेप सेम है, ये भी यहाँ पर इजीली फिट आ सकता है, और सबस्ट्रेट का भी सेम शेप है, तो ये भी यहाँ पर आसानी से फिट आ सकता है। तो एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे
यहाँ पर हमारे एंजाइम्स है 50, सबस्ट्रेट भी है 50 और यहाँ पर हमने इनहिबिटर ऐड किया वो भी है 50। तो यहाँ पर एक्टिव साइट किसके पास है? सिर्फ एंजाइम के पास है। तो एंजाइम के पास एक्टिव साइट है और उस पे बाइंड होने वाले सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर्स भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कौन करेगा। मतलब वहाँ पर सबस्ट्रेट भी बाइंड होना चाहेगा और इनहिबिटर भी बाइंड होना चाहेगा। तो इसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, वो इनहिबिट हो जाएगी। जो एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे एंजाइम के एक्टिव साइट पे अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी, पर अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और इससे जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी कम कर दी जाएगी, एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाएगा। बोथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES एंड एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स EI आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके से यहाँ पर सबस्ट्रेट भी एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और इनहिबिटर भी एंजाइम के साथ बाइंड होंगे। तो इस रिएक्शन में एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा। If the inhibitor is present in sufficiently high concentration, then it displaces the substrate entirely and thus block the reaction। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर इनहिबिटर का अमाउंट ज़्यादा हुआ, जैसे इनहिबिटर हो गए 100, सबस्ट्रेट हो गए 50 और एंजाइम भी हो गए 50, तो यहाँ पर इनहिबिटर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट को तो बाइंड होने ही नहीं देंगे, ये इनहिबिटर ही सारे एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑकर ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है इनहिबिटर के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में, क्योंकि सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगी और जो एंजाइम्स है वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनहिबिशन होता है एंजाइम्स का। देन नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हमने अभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखा, अब हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये किस तरीके का इनहिबिशन होता है वो देख लेते हैं। Compound which reversibly bind with either the enzyme or enzyme substrate complex are designated as non-competitive inhibitor। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसा कंपाउंड जो कि रिवर्सिबली बाइंड हो रहा है किसके साथ? either the enzyme or enzyme substrate complex आर डिजाइनेटेड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब ये ऐसा कंपाउंड होता है, ये ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है। ऐसे इनहिबिटर को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा एंजाइम और यहाँ पर ये है सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट। तो जैसे ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट और ये हो गया हमारा एंजाइम, तो ये पूरा हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये हमारा हो गया सिर्फ एंजाइम। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एंजाइम और एक्टिव साइट इसकी ऐसी ही है। तो जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी समझिए ये एक कंपाउंड है, ये है हमारा इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर इस कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है या फिर सिर्फ एंजाइम है इसके साथ भी बाइंड होकर एंजाइम को इनएक्टिवेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। तो इस तरीके से ये इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं एंजाइम पे और केमिकल रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
The non-competitive inhibitor can combine with enzyme substrate and substrate can combine with enzyme inhibitor to form enzyme substrate inhibitor complex. तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, पर जैसे कोई साइट है जो कि किसकी है, ये इनहिबिटर की साइट है, तो यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। ऐसी एक साइट है, तो यहाँ पर अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो ये हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर पहले सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गया और उसके बाद इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, तो इस तरीके से भी ये एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट पे पहले इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, देन सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, तो तब भी यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो इस तरीके से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देन नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। Compound which combine only with ES complex but does not with free enzyme result into uncompetitive inhibition। तो ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो सकता है, मतलब अगर एंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया है, तो ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही वो इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। फ्री एंजाइम अगर वहाँ पर है तो फ्री एंजाइम के साथ वो इनहिबिटर बाइंड नहीं होगा, सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ही वो बाइंड होगा। तो ऐसे इनहिबिशन को हम बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये इस तरीके का कंपाउंड होता है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है और उसके बाद जो है वो एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। देन नेक्स्ट है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। Some of the enzyme possess additional site known as allosteric site beside the active site. Such enzyme are known as allosteric or regulatory enzymes. तो कुछ अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं। अलग तरीके के मतलब वो किस तरीके से होते हैं, जैसे हमने नॉन कॉम्पिटिटिव में देखा उसी तरीके से ये एंजाइम्स होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एंजाइम, तो ये हो गया हमारा एंजाइम। तो यहाँ पर ये हो गई इसकी एक्टिव साइट, जहाँ पर कौन बाइंड होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा। और ये हो गई इसकी एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। और यहाँ पर कौन बाइंड होगा, यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड होगा, मतलब इनहिबिटर बाइंड होगा। मतलब यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है यहाँ पर एक्टिव साइट भी होती है और एक ऐसी साइट भी होती है जहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो सके, उनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ऐसे एंजाइम जहाँ पर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है उनको हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर यही हमें बताया गया है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनमें एडिशनल साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट बिसाइड एक्टिव साइट। मतलब एक्टिव साइट तो होती ही है पर वहाँ पर एलोस्टेरिक साइट भी होती है, मतलब एक अलग साइट होती है जहाँ पर जो इनहिबिटर्स है वो बाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम एलोस्टेरिक या फिर रेगुलेटरी एंजाइम्स भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द एंजाइम हैज़ टू डिफरेंट साइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी डायग्राम में निकाल के दिखाया उसी तरीके से एंजाइम की दो डिफरेंट तरीके की साइट्स होती हैं। तो सबसे पहली है एन एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया डायग्राम में, ये हो गई हमारी एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा। और नेक्स्ट है एलोस्टेरिक साइट वेयर द इनहिबिटर में बाइंड। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी एलोस्टेरिक साइट जहाँ पर इनहिबिटर बाइंड होगा। तो इस तरीके से दो तरीके की यहाँ पर इस एंजाइम में साइट्स होती है जहाँ पर एक में सबस्ट्रेट बाइंड होता है और दूसरे में इनहिबिटर बाइंड होता है। देन नेक्स्ट है the inhibitor present at the allosteric site can influence the conformation at the active site of enzyme. With that result it become difficult for enzyme to take place of the substrate molecule। तो यहाँ पर क्या होता है, इस
इन्हिबिशन में क्या होता है, जो इन्हिबिटर होता है, जो एलोस्टेरिक साइट पे होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है उस एंजाइम को, मतलब जो कंट्रोल होता है वो इन्हिबिटर के पास आ जाता है। उस एंजाइम का पूरा जो कंट्रोल है, मतलब जो एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होगा, कौन बाइंड नहीं होगा, इसका पूरा जो कंट्रोल है वो इन्हिबिटर के पास आ जाता है। तो इन्हिबिटर कंफर्म करता है कि उस सबस्ट्रेट को या फिर उस सब्सटेंस को वहाँ पर एक्टिव साइट पर बाइंड होने देना है या नहीं होने देना है। तो ये जो इन्हिबिटर है ये इन्फ्लुएंस करता है कन्फर्मेशन एट एन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे क्या बाइंड होगा, क्या नहीं बाइंड होगा, इसकी कन्फर्मेशन कौन देता है, इन्हिबिटर देता है, जो कि एलोस्टेरिक साइट पे होता है। विद दैट रिजल्ट इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू टेक अप द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो वो इन्हिबिटर आया वहाँ पर किस लिए है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन को इन्हिबिट कर सके। तो यहाँ पर वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने देगा क्या, नहीं होने देगा। तो इसीलिए जो एंजाइम होता है उसको फिर उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने में डिफ़िकल्टीज जाती है, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती और इस तरीके से वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। तो इस तरीके से इस इनहिबिशन को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। देन नेक्स्ट है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। The reaction rate is not always increase with increased concentration of the substrate। तो जो रिएक्शन रेट होती है, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होती है, वो हमेशा इंक्रीज नहीं होती विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो जैसे एंजाइम है हमारे पास, हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारे केमिकल रिएक्शन में एंजाइम है हमारे पास, और हम वहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे हमेशा ये नहीं होता कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सम एंजाइम रिएक्ट वेरी स्लोली विथ वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं अगर केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हाई है रिएक्शन में, तो उस टाइम पे वो एंजाइम है वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं हो पाता, वो बहुत धीरे धीरे से रिएक्ट होता है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऐसे एंजाइम्स के। कौन कौन से हैं, हेक्सोकाइनेज हो गया, लाइपेज हो गया, राइबोन्यूक्लियेज हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया। इस तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो उस टाइम पे ये एंजाइम स्लोली रिएक्ट करते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है। In all this reaction the rate may be zero when substrate is very high। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस में जो रेट होता है, जो स्पीड होती है रिएक्शन की, वो कभी कभी पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाती है। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये जो रिएक्शंस है ये पूरी तरीके से, मतलब वहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होती, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इन दिस केस मोर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट अटैचेस टू एंजाइम देयर बाय इंटरफेयरिंग विद द रिएक्शन। तो इस केस में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं सबस्ट्रेट के वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं। अब आप देखिए एंजाइम की अमाउंट कम है और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर कंपटीशन होगा उन सबस्ट्रेट के बीच में कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कौन होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं सबस्ट्रेट के वो जाके वहाँ पर अटैच हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो इंटरफेयर होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टीज होती है उस रिएक्शन में, इसीलिए वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती प्रॉपरली, और जो रिएक्शन का रेट होता है वो पूरी तरीके से ज़ीरो होता है। Secondly, excess substrate react with active site of the enzyme resulting decrease in activity of enzyme। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो रहे हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो वहाँ पर ज़्यादा सबस्ट्रेट रिएक्ट होने की वजह से, एक्टिव साइट पे ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होने की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ने की जगह उल्टी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट वहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं, इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है।
In the same fashion, accumulation of the product of the enzymatic reaction in higher concentration can inhibit the reaction itself. तो जैसे हमने यहाँ पर अभी तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में देखा, अब यहाँ पर है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. जो हमें प्रोडक्ट मिलता है पूरी केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो अगर प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बन रहा है केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो तो वहीं पर रहेगा, वहीं पर एक्यूमुलेट होगा, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है वहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होगी वो खुद से ही इनिबिट हो जाएगी. अगर वहाँ पर प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहा, तो इनिबिट तो होती ही है, पर अगर प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन रिएक्शन में ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में भी जो रिएक्शन है वो खुद से ही इनिबिट हो जाती है. सच इनिबिशन इज नोन एज प्रोडक्ट इनिबिशन. तो ऐसे इनिबिशन को हम प्रोडक्ट इनिबिशन बोलते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होकर रिएक्शन इनिबिट हो जाती है, ऐसे इनिबिशन को हम प्रोडक्ट इनहिबिशन बोलते हैं. तो इस तरीके से ये 5 टाइप हो गए रिवर्सिबल इनहिबिशन के. इस तरीके से ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होते हैं. देन नेक्स्ट हम देखेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन. इरिवर्सिबल इनहिबिशन किस तरीके से होते हैं? An irreversible inhibition form a covalent bond with the amino acid residue associated with catalytic activity of an enzyme. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो irreversible inhibitors होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं? अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ, जो कि एसोसिएटेड होता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के. मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसके एसोसिएटेड जो अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ये जो इनहिबिटर्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है फिर? एज अ रिजल्ट द एंजाइम इज इरिवर्सिबली इनहिबिटेड. तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है फिर? जो एंजाइम होता है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाता है. इरिवर्सिबली इनहिबिट मतलब वो फिर से एक्टिव हो ही नहीं पाता. मतलब अगर वो डबल हम यूज़ करना चाहे, उसकी एक्टिव साइट फिर से नॉर्मल करना चाहे केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वैसा हम नहीं कर सकते. ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये रिवर्स नहीं हो सकती. एक बार वो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो फिर उसका कोई मतलब काम नहीं रहता, वो पूरी तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता. इस तरीके से ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन होते हैं. तो इस तरीके से ये एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये पूछा जा सकता है. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.